नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के जीएस प्रैक्टिस सेट की, और जिसमें मैं आपको सुपर 30 क्वेश्चंस करा रहा हूं। हालांकि 38 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें जो 7 से 8 क्वेश्चन का रेशियो हमने जो यूपी जी के है उसके लिए छोड़ा हुआ है। तो इसमें मैं इम्पोर्टेंट जो जीएस है उसके चैप्टर वाइज लेकर चल रहा हूं, तो सभी लोग जुड़ जाएंगे मेरे साथ। और मैं आप लोगों को ये तीसरा प्रैक्टिस प्रैक्टिस सेट है। मैं आप लोगों के लिए बेटा जो डेली 10 क्वेश्चन वन लाइनर लेकर आता हूं, लास्ट में लगाता हूं, और आपको अगले दिन वो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूं। हालांकि मैंने कल भी आपको कराए थे। कल हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किए थे, देखते हैं उसका कौन कौन बच्चे आंसर्स दे रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर लगा लेते हैं जो प्रमुख पदाधिकारी हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। बताइए जी कौन होंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक? कौन होंगे? आप कहेंगे सर जीसी मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। क्या याद है आप लोगों को? गिरीश चंद्र मुर्मू। बात करेंगे सर, यही लिख देता हूं, नियंत्रक, भारत के लेखा महानियंत्रक, जिसको सीजीए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीजीए। जल्दी से आंसर दे दीजिए, बहुत कम समय लेंगे, 2 से 3 मिनट इनमें लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। इसका यह है कि आपको रिवीजन अच्छे से होता चले। तो हम लोग बात कर रहे हैं कौन होंगे? एस एस दुबे। कौन होंगे? एस एस दुबे। ठीक है जी। यहां पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो आप कहेंगे आर वेंकट रमणी। कौन होंगे? आर वेंकट रमणी। ठीक है जी, आर वेंकट रमणी हो जाएंगे। आंसर यही आप लोगों का आ रहा है क्या? चलिए, यही आप लोग दे रहे हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं, इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तुषार मेहता हैं, इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष यानी कि लोक सभापति, कल हम लोगों ने पढ़ा था, तो आप कहेंगे सर प्रदीप कुमार मोहंती। कौन? जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती। आप बता देंगे सर प्रदीप कुमार मोहंती। क्या ये आप लोगों ने कल लिखा था? है ना, लिख लिया होगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की अगर मैं बात करूं, तो हम लोग बात कर लेते हैं। जल्दी से बता दीजिए आप लोग क्या बताइएगा। आप कहेंगे सर अनिल चौहान। सबके कमेंट अनिल चौहान, बहुत बढ़िया। आराम से पढ़ेंगे, आज आराम से पढ़ेंगे। अनिल चौहान, ठीक है, क्योंकि कल हम लोगों ने अंबेडकर साहब को महात्मा गांधी बोल दिया था, माफी चाहूंगा उसके लिए। चलिए, अनिल चौहान जी हो जाएंगे। और यहाँ पर मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन होंगे? राजीव कुमार हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? राजीव कुमार हो जाएंगे। तो ये आप लोग याद रखना, कौन? राजीव कुमार। अच्छा, मुख्य सूचना आयुक्त, हालांकि कल जो है थे वो यशवर्धन सिंह इसमें लिखे हुए थे, मुझे अच्छे से याद है, लेकिन वर्तमान में 6 नवंबर 2023 को नए बन गए थे, तो वो अपडेट नहीं किए थे। चलिए मैं बता देता हूं, आज मैं इसको अपडेट कर देता हूं। तो आप कहेंगे सर कौन है? तो आप कहेंगे सर वर्तमान में हीरालाल। अगर बात होगी हीरालाल समारिया, आप कहेंगे हीरालाल समारिया भैया वर्तमान में कौन है? मुख्य सूचना आयुक्त हैं। बात होती है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? तो आप कहेंगे सर अरुण कुमार मिश्रा। कौन होंगे? अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा, ठीक है जी। कौन हो जाएंगे? अरुण कुमार मिश्रा। बात करेंगे लेखा समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? चलिए, ये सारी चीजें आप लोग बता दीजिएगा। सर लेखा समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे अधीर रंजन चौधरी। कौन? अधीर रंजन। आप ऐसे लिखना, अधीर रंजन चौधरी, हम लोग यहां पर लिख सकते हैं जी अधीर रंजन चौधरी। ठीक है जी। चलिए, प्राक्कलन समिति की बात करते हैं, तो आप कहेंगे सर प्राक्कलन समिति के गिरीश बापट। कौन होंगे? गिरीश बापट। कौन हो जाएंगे? गिरीश बापट। याद है आप लोगों को या नहीं? चलिए जल्दी से बताइए। लोक उपक्रम समिति, लोक उपक्रमों समिति संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन है? तो आप कहेंगे संतोष कुमार गंगवार। कौन? संतोष कुमार गंगवार। याद है ये आप लोगों को? कुमार गंगवार। तो इससे हम लोगों को ये पता चल जाता है कि भैया कुछ चीजें आपको याद होती चलेंगी, रिवीजन आप लोगों का यहाँ पर बना रहेगा, वो आपका नहीं टूटेगा। चलिए, तो हम लोग आ जाते हैं अपने प्रश्न की तरफ। ठीक है, अनुच्छेद 32 को लेकर कल एक थोड़ा सा मैंने बोला था कि अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। वो माई मिस्टेक महात्मा गांधी मुंह से निकला, हालांकि मैंने उससे पहले भी नोट करके लिखवाया था। ठीक है, चलिए इस धीरे धीरे आज पढ़ते हुए चलेंगे। खगोलविद बराहमीर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए। आप कहेंगे विक्रमादित्य, बिंबिसार, बिंदुसार, पृथ्वीराज चौहान।
पृथ्वीराज चौहान कौन थे? तो आप कहेंगे सर ये चौहान वंश के थे। किसके थे? ये चौहान वंश के थे। आप लोग यहां पर लिखना, ये चौहान वंश के थे। बिंदुसार मौर्य वंश के थे। किस वंश के थे? ये मौर्य वंश के थे, मौर्य वंश के शासक थे। और बिंबिसार हर्यक वंश का था। किसका? हर्यक वंश का शासक था। अब बात आती है भैया विक्रमादित्य की, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इन्हें क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे सर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी इनको कहा जाता है, विक्रमादित्य। आप लोग ऐसे पढ़ना चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, या इनको चंद्रगुप्त सेकंड के नाम से आप पढ़ सकते हैं, चंद्रगुप्त सेकंड। अब बात आती है सर, ये बताएंगे गुप्त वंश का संस्थापक मैंने कल भी आप लोगों को बता दिया था। अब इसे किस किस नाम से जानते हैं? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के अन्य नाम क्या क्या थे? तो आप कहेंगे सर इसके अन्य नाम है देवश्री नाम था, कि भैया इसे देवश्री के नाम से जानते थे। किसके नाम से जानते थे? देवश्री के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे इसको? देवश्री कहते थे, देवराज कहते थे। क्या कहते थे? देवराज भी इसी को कहा जाता था। क्या कहा जाता था? देवराज कहा जाता था, देवगुप्त कहा जाता था, देवगुप्त इसी को कहा जाता था। अब इसने कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी? उपाधियां अगर पूछ ली जाए कि सर इसने कौन कौन सी उपाधियां, तो आप कहेंगे सर विक्रमादित्य, विक्रमांक की उपाधि इसने धारण की, विक्रमांक। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली। और मेरे दोस्तों इसने परम भागवत की भी उपाधि धारण की थी, परम भागवत की उपाधि भी इसके द्वारा धारण की जाती है। अब बात आती है सर, ये बताइए इसका जो नाम है, ये नाम कहां पर लिखा हुआ मिला है? तो आप बता देना सर, इसका जो नाम है ना चंद्र, चंद्र जो नाम है, चंद्र नाम का उल्लेख किस पर किया गया है? चंद्र नाम का उल्लेख तो आप कहेंगे सर लोह स्तंभ पर किया गया। बहुत ज्यादा पूछा जाता है लोह स्तंभ पर। और लोह स्तंभ कहां पर है? तो आप कहेंगे ये सर मेहरौली में है। कहां पर है? मेहरौली में है। और इसके ऊपर बेटा क्या लिखा हुआ है? चंद्र लिखा हुआ है, जिसकी तुलना चंद्रगुप्त सेकंड से की गई है। किससे? चंद्रगुप्त सेकंड से की गई है। अब बात आती है सर, इसके दरबार में 9 रत्न रहते थे, कि भैया इसके दरबार में 9 रत्न थे। नवरत्न कौन कौन थे? तो आप कहेंगे कालिदास थे। कौन थे? कालिदास जी थे, कालिदास थे। अमर सिंह थे। कौन थे भैया? अमर सिंह थे। आप लोगों से ऐसे पूछ लेगा कि सर अमर सिंह थे, कालिदास थे और बरहामीर थे, बरामिहिर थे, ऐसे आप लोग लिख लेना। ठीक है जी। शंकु थे। कौन थे भैया? शंकु थे। और घटक या घट पर्रक थे। ऐसे करके आप लोगों से पूछा जा सकता है कि सर कौन कौन थे, तो यहां पर आप लोग लिख लेंगे। और वररुचि थे। कौन थे बेटा? वररुचि। ऐसे लिखना कि सर कौन थे? वररुचि थे। तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। यहां तक आप लोग लिख लेंगे। बेताल भट्ट थे। कौन थे? बेताल भट्ट थे, बेताल भट्ट। ठीक है जी, बेताल भट्ट थे। 1 2 3 4 5 6 7, 2 लोग और रह गए हैं। कौन कौन है? तो बेताल भट्ट हो गए बेटा, धनवंतरी हो गए। कौन हो गए? धनवंतरी। आप कहेंगे धनवंतरी। ठीक है जी, धनवंतरी साहब हो गए। और एक और हो गए जिनका नाम था क्षणपक। क्या नाम था मेरे बच्चे? क्षणपक। ऐसे आप लोग ये एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर लीजिएगा। मैं साइड हो जाता हूं, आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आराम से, बड़े आराम से, इत्मीनान से हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे आज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजित किया था। चलिए जल्दी से बताइए, वो काशी था, वो काशी था, वो प्रयाग था। प्रयाग को प्रयागराज लिखते हैं, यहां पर प्रयागराज लिख लेना। क्या लिख लेना इसको? प्रयागराज लिख लेना। ठीक है जी। अयोध्या था, सारनाथ था। देखिए हर्षवर्धन की जब भी बात आएगी, हर्षवर्धन, तो आप कहेंगे सर हर्षवर्धन प्रत्येक 5 साल बाद, प्रत्येक 5 साल में क्या करता था? प्रत्येक 5 साल में क्या करता था? महाबोधि सम्मेलन करवाता था। क्या करवाता था? महाबोधि सम्मेलन, महाबोधि सम्मेलन करवाया करता था। और ये सम्मेलन कहाँ होता था? ये सम्मेलन होता था मेरे दोस्त कहाँ पर? प्रयागराज में। कहाँ होता था मेरे भाई? तो प्रयागराज में होता था। अच्छा, प्रयागराज में हो जाता है। हर्षवर्धन, ये हर्षवर्धन किस वंश का था? तो थानेश्वर का पुष्यभूति वंश, थानेश्वर
थानेश्वर, आप कह सकते हैं सर थानेश्वर का पुष्यभूति वंश, पुष्यभूति वंश, आप ऐसे लिखना कि सर थानेश्वर का पुष्यभूति वंश, पुष्यभूति वंश। लेकिन बेटा ये याद रखना कि जब हर्षवर्धन राजा बना तब से इसका संस्थापक किसे माना गया है? संस्थापक कौन था? नरवर्धन था। क्या कौन था? नरवर्धन था। अब बात करते हैं जब हर्षवर्धन आया, जब हर्ष राजा बना तो इसने इस वंश का नाम हर्षवर्धन कर दिया, तब से ये वर्धन वंश कहलाया। क्या कहलाया? वर्धन वंश कहलाया। ठीक है जी। हर्षवर्धन के जो पिता थे, इनके जो पिता थे उसका नाम था बेटा प्रभाकर वर्धन। क्या नाम था भैया? प्रभाकर वर्धन। आप कहेंगे प्रभाकर वर्धन, और प्रभाकर वर्धन के 3 संतान थी। एक राज्यवर्धन था। कौन था? राज्यवर्धन था। ठीक है। एक राज्यश्री, राज्यश्री इसकी एक पुत्री थी। कौन थी? राज्यश्री। और बेटा हर्षवर्धन। कौन था? हर्षवर्धन। यहां पर बात आती है कि भैया ये आप लोगों को मैं बता दूं कि हर्षवर्धन राजा नहीं बनना चाहता था। हर्षवर्धन राजा नहीं बनना चाहता था। वो कब राजा बना? जब हर्षवर्धन के जीजा जो मोखरी वंश के राजा थे गृहवर्मा, उनकी हत्या हो गई। उनकी हत्या किसने कर दी? गृहवर्मा की, देवगुप्त ने। देवगुप्त किसका दोस्त था? शशांक का। ठीक है। जो कौन था? शशांक, तो गौड़ वंश का शासक था। अब शशांक का दोस्त था देवगुप्त। देवगुप्त ने हत्या कर दी किसकी? मोखरी वंश के शासक जो कन्नौज पर शासन करते थे, जिनका नाम था गृहवर्मा, जिन्होंने राजश्री से शादी की। अब भैया हत्या हो गई तो राज्यवर्धन ने क्या किया? देवगुप्त की हत्या कर दी। अब देवगुप्त की हत्या का बदला कौन लेगा? शशांक। शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या कर दी। राज्यवर्धन की हत्या का बदला कौन लेगा? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने शशांक को बेटा, शशांक की हत्या कर दी। ये वही शशांक है जिसने बोधि वृक्ष कटवाया था। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, सर बोधि वृक्ष किसके द्वारा कटवाया गया था? बोधि वृक्ष किसके द्वारा कटवाया था? तो आप कहेंगे सर शशांक के द्वारा कटवाया गया। किसके द्वारा कटवाया गया? शशांक द्वारा कटवाया जाता है। तो आप लोग याद रखना कि सर किसके द्वारा कटवाया गया था? शशांक के द्वारा कटवाया जाता है। किसके द्वारा? शशांक द्वारा कटवाया गया था। क्या यहां पर आप लोग लिख लेंगे? अब बात आती है कि सर जो महाबोधि सम्मेलन है, इसे हम वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? वर्तमान में इसे कुंभ के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? कुंभ के नाम से जानते हैं। और भैया कुंभ 4 स्थानों पर लगता है। कहां कहां लगता है जी? 4 स्थानों पर। तो आप कहेंगे सर वर्तमान में ये 4 स्थानों पर लगता है। एक तो हरिद्वार में लगता है। कहां पर? हरिद्वार में। हरिद्वार, हरिद्वार में कौन सी नदी के किनारे पर? गंगा नदी के किनारे पर। किस पर? गंगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं बेटा कहां लगता है? प्रयागराज में लगता है। कहां? प्रयागराज में। और प्रयागराज की अगर मैं बात करूं तो गंगा नदी के किनारे पर ही है। अच्छा बात करें उज्जैन की, कि सर उज्जैन में भी तो लगता है। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे पर लगता है। कहां पर? क्षिप्रा नदी के किनारे पर। ठीक है। अब बात करते हैं भैया किसकी? नासिक। नासिक में भी तो लगता है ये। नासिक की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे सर नासिक में गोदावरी नदी के किनारे पर, गोदावरी नदी के किनारे पर लगता है। हालांकि ये 12 वर्ष के पश्चात लगता है। कितने? कुंभ मेला जो है 12 वर्ष पर, अर्ध कुंभ 6 वर्ष पर लगता है। चलिए बहुत शानदार, लाजवाब। यहां तक आप लोग इसको लिख रहे हैं या नहीं बताइए। चलिए इसका भी एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, जल्दी जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक क्वेश्चन और करा देता हूं इसी के साथ। हर्ष ने अपनी राजधानी किसको बनाया? अपनी राजधानी किसको बनाया था? तो इसने कन्नौज को राजधानी बनाया। कन्नौज को किसके कहने पर? तो अपनी बहन राज्यश्री के कहने पर, क्योंकि इसका जो पति था गृहवर्मा वो कन्नौज का शासक था। कन्नौज का शासक था, मोखरी वंश का शासक था। ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। ठीक है, आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी आज नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए लिख लिया, आगे चलते हैं। लेकिन निम्न में से कौन से वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया? इनमें से ऐसा कौन सा वंश है जिसने दक्षिण भारत पर शासन नहीं किया? पहले संस्थापक पढ़ लें तो आप कहेंगे सर उदयन, उदयन जेरल, उदयन जेरल। ठीक है जी। उदयन जेरल कौन है? जो कि चेर वंश का संस्थापक है। तो आप कहेंगे सर पांड्य का जटावर्मन। जटावर्मन, आप कहेंगे जटावर्मन
कुलशेखर, जटावर्मन कुलशेखर ने पांड्य वंश की स्थापना की थी। कुलशेखर, राजपूत और चोल, चोल वंश का कौन है? विजयालय। कौन होगा? विजयालय। तो आप कहेंगे सर विजयालय, तो यहां पर आप ऐसे लिखना विजयालय। अब राजपूत वंश की बात होगी, राजपूत वंश ही इसका सही आंसर होगा। राजपूत की बात करें कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे राष्ट्रकूट आता है। कौन आता है? राष्ट्रकूट आ जाता है। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंती दुर्ग। कौन था? दंती दुर्ग। दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। चालुक्य, चालुक्य भी राजपूत वंश है, चालुक्य। तो आप कहेंगे चालुक्य। ऐसे करके आप लोग लिख सकते हैं क्या? चालुक्य लिख सकते हैं या नहीं? लिख लेंगे आराम से। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? पुलकेशिन, पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन प्रथम। कौन? पुलकेशिन प्रथम था। क्या यहां पर आप लोग लिख लेंगे? किसी को कोई समस्या? पुलकेशिन सेकंड यहां पर हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि भैया चौहान भी तो थे, चौहान भी तो कौन थे? यहां पर अगर मैं चौहान की बात करूं, चौहान वंश का संस्थापक कौन था मेरे लाल? चौहान थे, परमार थे। कौन थे? परमार। आप कहेंगे सर परमार था, ठीक है। चौहान वंश का संस्थापक बेटा कौन था? राजा वासुदेव चौहान, राजा वासुदेव चौहान थे। कौन थे? वासुदेव चौहान साहब इसके संस्थापक थे। अब परमार वंश की बात कर लेते हैं। परमार वंश का बेटा उपेंद्र। कौन? उपेंद्र था, उपेंद्र। या मैं यहां पर बात कर सकता हूं बेटा कृष्ण राजा था। कौन था? कृष्ण राजा, कृष्ण राजा। अच्छा और भी थे, ये तो मैं जर्नल आपको एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूं, ये तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको दे रहा हूं। अब राजपूतों का शासन कहां से कहां तक था? इनका शासन कहां से कहां तक था? तो आप कहेंगे सर इनका शासन जो था उत्तर भारत पर था। कहां पर था भैया? इनका शासन था उत्तर भारत। और उत्तर भारत में भी मेरे भैया मेरी बहना कहां कहां पर था? जैसे कि राजस्थान, दिल्ली, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश। तो आप कहेंगे कहां कहां पर था? राजस्थान पर था, राजस्थान पर था, पंजाब पर था, पंजाब पर था, मध्य प्रदेश पर था, एमपी पे था, पंजाब, राजस्थान, और आप लोग क्या कह सकते हैं? दिल्ली। आप क्या कह सकते हैं बेटा? दिल्ली। यहां पर इनका शासन था। चलिए आई होप आप लोगों ने ये सारी डिटेल नोट डाउन कर ली होगी। एक बार जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। बहुत बढ़िया। स्क्रीनशॉट ले रहे हैं ना आप सभी लोग? सभी लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हो ना? चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। आगे हम लोग बात करते हैं, आगे हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ तक आप लोगों ने बताइए सारी चीज़ें लिख ली या नहीं लिखी? आई होप आप लोगों ने लिख ली होंगी। चलिए नेक्स्ट है, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? चलिए बता दीजिए। बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब आंसर्स हैं। आंसर्स क्या क्या देते रहे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। साफ नहीं दिख रहा है? हाँ जी साफ दिख रहा है, बिल्कुल साफ दिख रहा है। और आज तो मैं बहुत धीरे धीरे करा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा जल्दी भी नहीं कर रहा हूँ। इम्पोर्टेंट है ये, इसलिए मानकर चलते हैं हम लोग कि बढ़िया से हम लोग पढ़ेंगे, है ना। हाँ कहीं पता चले कि गड़बड़ हो जाए तो हम नहीं करेंगे कुछ भी ऐसी चीज़ें। तो आप लोग लिखिएगा। तो आप कहेंगे सर कौन था? राजेंद्र प्रथम था। कौन था? राजेंद्र प्रथम था। इसने क्या किया? इसने बेटा इसने लंका पर भी चढ़ाई कर दी थी। कहाँ पर? लंका के राजा, लंका के राजा, क्या नाम था जी लंका के राजा का जिसको बंदी बना लिया था? लंका के राजा का नाम था महेंद्र। राजा महेंद्र को बंदी बनाया था। किसको? राजा महेंद्र को इसने क्या कर लिया था? बंदी बना लिया था, बंदी बना लिया था। कब्जा कर लिया बेटा लंका पे, अधिकार कर लिया। इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो आप कहेंगे सर इसने कौन सी? तो आप कहेंगे गंगेकोंड पंडित की उपाधि। तो आप कहेंगे सर गंगेकोंड पंडित की उपाधि धारण कर ली थी। ठीक है जी। अब हमने पढ़ लिया, हमने चोल वंश का संस्थापक अभी पढ़ा था। कौन था बेटा चोल वंश का संस्थापक? विजयालय चोल था। कौन था मेरे लाल? आप कहेंगे विजयालय चोल था। अच्छा इन्होंने राजधानी किसको बनाया था? आप कहेंगे सर इन्होंने राजधानी किसको बनाया था चोल शासकों ने? तो आप लोग बता देना सर तंजौर को बनाया था। किसको? तंजौर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। तंजौर कह लें या तंजाम्बूर कह लें। क्या कह लें? तंजाम्बूर, तंजाम्बूर भी हम लोग कह सकते हैं, तंजाम्बूर। तो ये सारी चीज़ें लिख लीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए।
आगे चलते हैं। लिखा है मालविका अग्निमित्रम पुस्तक किसने लिखी थी? मालविका अग्निपुत्रम के लेखक कौन है? चलिए नीचे करना क्या। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत शानदार। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं मालविका अग्निमित्रम की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर ये यहाँ पर कालिदास हो जाएंगे। कालिदास ने क्या क्या लिखा है? मालविका अग्निमित्रम लिखा है, अभिज्ञान शाकुंतलम। क्या लिखा है? अभिज्ञान शाकुंतलम इनके द्वारा लिखा गया है, शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। रघुवंशम इनके द्वारा लिखा गया है, रघुवंशम इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। ठीक है जी, इनके द्वारा अग्निमित्रम भी लिखा गया है। क्या? अग्निमित्रम। तो आप कहेंगे सर मालविका अग्निमित्रम तो हो ही गया, एक ही चीज हो गई। अब शाकुंतलम भी हुआ, मेघदूत भी इनके द्वारा लिखा गया है, मेघदूत भी इनके द्वारा लिखा गया है। अच्छा, भास ने क्या लिखा है? दंडी ने, भारवी ने क्या लिखा है? भारवी ने बेटा क्या लिखा है? तो आप कह देंगे सर भारवी ने, अगर बात होगी सर क्रातर्जुनियम किसने लिखा है? तो आप कहेंगे सर क्रातर्जुनियम नियम। तो आप लोग ये भी लिख लेना, दंडी ने क्या लिखा है? 10 कुमार चरितम, 10 कुमार चरितम, 10 कुमार चरितम किसके द्वारा लिखा गया है? चरितम तो ये इन्हीं ने लिखा है। भास ने स्वप्नवास दत्ता की सर, स्वप्नवास स्वप्नवास दत्ता किसने लिखा है? तो आप कहेंगे सर ये किसके द्वारा लिखा गया है? भास के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? भास के द्वारा लिखा गया है। अच्छा, और कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कि अष्टाध्यायी किसने लिखा है? अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप क्या कहेंगे कि सर अष्टाध्यायी किसने लिखा? पाणिनि ने लिखा है। किसने? पाणिनि के द्वारा लिखा गया है, पाणिनि। ठीक है, तो ये भी आप लोग लिख लेना कि सर अष्टाध्यायी किसने लिखा है? तो आप कहेंगे पाणिनि ने लिखा है। ठीक है जी, लिख लेंगे यहाँ पर। चलिए बहुत शानदार। पंचतंत्र आप लोग बता दीजिए कि सर पंचतंत्र किसने लिखा है? पंचतंत्र। तो आप कहेंगे सर पंचतंत्र किसने लिखा? विष्णुगुप्त ने। किसने मेरे लाल? विष्णु शर्मा ने या विष्णुगुप्त ने? तो आप कहेंगे सर विष्णु शर्मा ने लिखा है। किसने? विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। चलिए पंचतंत्र हो जाएगा। अच्छा, और भी बहुत सारी, जैसे कि अगर बात करें बुद्ध चरितम किसने लिखा है? बुद्ध चरितम, बुद्ध चरितम किसने लिखा है? तो आप कहेंगे सर अश्वघोष ने लिखा है। किसने? अश्वघोष ने, अश्वघोष। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, यहाँ पर गीत गोविंद जो पूछे जाने वाली पुस्तक है, गीत गोविंद, ये किसने लिखी है? तो आप कहेंगे सर जयदेव ने। किसने? जयदेव ने। चलिए बहुत सिंपल सी चीजें हैं, अच्छे से आप लोग पढ़ लेंगे तो बहुत मुश्किल नहीं होंगी, बस रिवीजन करना है। लिखा है को उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया था। कौन सा नया राज्य था जो अस्तित्व में आया था? जल्दी जल्दी से बता दीजिए। चलिए बहुत शानदार है। हम बात करेंगे सर, अगर बात करते हैं सर राज्य, वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं जी? वर्तमान में राज्य कितने हो जाएंगे? तो वर्तमान में 28 राज्य हो जाएंगे। और यूटीज कितनी हो जाएंगी? तो 8 यूटीज, यानी कि ये तो वर्तमान ब्यौरा हुआ। चलिए अब बात होती है, तो आप कहेंगे उत्तराखंड कब बना था? 9 नवंबर 2000 में। ये किससे? यूपी से अलग होकर उत्तरांचल बना था। किससे? यूपी से अलग होकर उत्तरांचल बन जाता है। अब बात करते हैं सर 1 नवंबर 2000 को क्या बना था? तो आप कहेंगे सर जल्दी जल्दी से बताइए, 1 नवंबर 2000 को क्या बना है? 1 नवंबर 2000 में भैया क्या बना था? छत्तीसगढ़ बना था। क्या बना था? छत्तीसगढ़। तो आप कहेंगे सर छत्तीसगढ़ बन जाता है। अच्छा, ये 9 नवंबर को क्या बन गया था? तो आप कहेंगे उत्तराखंड बन गया। 15 नवंबर को क्या बना था? 15 नवंबर को 2000 में क्या बना है? तो आप कहेंगे झारखंड। क्या बना है? झारखंड। किससे अलग हुआ है? तो आप कहेंगे सर बिहार से अलग हुआ है। क्या? किससे? बिहार से अलग हुआ है। ये किससे? तो आप क्या कहेंगे? ये एमपी से अलग हुआ है। किससे अलग हुआ है? एमपी से ये अलग हुआ है। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे बात करते हैं, जैसे तेलंगाना है, तेलंगाना कब बना है? तेलंगाना भैया 2 जून
2 जून 2014, 2 जून 2014। अच्छा, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश बने, ये यूटीज बने हैं। ये यूटीज कब बन गए? तो आप कहेंगे 31 अक्टूबर 2019 में। कब बन गए? 2019 में। अब राज्यों का पुनर्गठन कौन करता है? तो आप ये भी बताना, राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था? राज्य पुनर्गठन आयोग जिसने राज्यों को बनाने की प्रथा स्टार्ट की थी, तो ये 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनता है, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर फजल अली थे, डॉक्टर फजल अली को ही बेटा क्या कहते हैं? इन्हीं के नाम पर इसको फजल अली आयोग भी कहते हैं। सदस्य कौन कौन थे इसमें? सदस्य की बात करें तो आप कहेंगे के एम पणिक्कर। कौन? के एम पणिक्कर साहब थे, के एम पणिक्कर। और आप यहां पर इसको पणिक्कर लिख लेना, के एम पणिक्कर। ठीक है जी, ये आधा का भी लिख लेना, ओहो, पणिक्कर। ठीक है जी, यहां पर आप लिखना। और कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू। कौन? हृदयनाथ कुंजरू, HN कुंजरू यहां पर अन्य सदस्य थे। इन्होंने रिपोर्ट पेश कर दी 1955 में, रिपोर्ट आ गई 1955 में। और इनकी रिपोर्ट के बाद 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया। कब? राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, ये चीजें आप लोग लिख लें। क्लियर है यहां तक सारी चीजें? चलिए आगे चलते हैं। लिखा हुआ है तो इसका सही आंसर क्या होगा? हाँ जी बताइए, बहुत बढ़िया। आगे है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य सुरक्षित करना है। हमने पढ़ा था, जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे तो प्रस्तावना से संबंधित मैंने बहुत सारे तथ्य आप लोगों के सामने व्यक्त किए थे। मैंने उसमें लिखवाया था कि प्रस्तावना में समानता कितने प्रकार की है, समानता कितने प्रकार की है, न्याय कितने प्रकार का है, न्याय कितने प्रकार का है, स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, स्वतंत्रता, ठीक है जी, और बंधुत्व या भाईचारा कितने प्रकार का है, भाईचारा। तो आप लोगों को ये लिखवाया था मैंने, समानता बेटा 2 प्रकार की है, गरिमा की समानता है, और क्या हो जाएगा बेटा? एकता को बनाए रखना, गरिमा। ठीक है, न्याय 3 प्रकार का है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक। स्वतंत्रता 5 प्रकार की है, और भाईचारा 1 प्रकार का। ये हमने पढ़ा था। तो आप कहेंगे सर सभी व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को, भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को, सरकारी कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा को, तो आप कहेंगे व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता को, राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को बनाए रखना। इसका डी आंसर होगा। क्या हो जाएगा? डी इसका सही आंसर होगा। तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, आप लोग जानते हैं प्रतिष्ठा और अवसर की समानता हो जाएगी। ठीक है जी, ये सारी चीजें बेटा, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये भी आप लोग याद रखना कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। किसने? ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। चलिए आगे चलते हैं। लिखा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित बातें हो रही हैं, तो सही आंसर इसका क्या होगा? सही आंसर की अगर चर्चा करते हैं, इसमें क्या है? तो आप कहेंगे सर इसमें मंत्री परिषद का गठन है। मंत्री परिषद की सर मंत्री परिषद का गठन है, और मंत्री परिषद का मुखिया आप लोग जानते हैं प्रधानमंत्री होता है। मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अनुच्छेद 66 में क्या है? उपराष्ट्रपति का चुनाव है। इसमें उपराष्ट्रपति पद का वर्णन है। किसका वर्णन है? उपराष्ट्रपति पद का वर्णन है। उपराष्ट्रपति पद कि भैया एक उपराष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 63 में। और 54 में लिखा है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। अब राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है कि सर इसमें कौन कौन लोग हिस्सा लेते हैं? तो आप कहेंगे संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य, यानी कि लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, और इसमें दिल्ली पुदुचेरी
और जम्मू एंड कश्मीर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधान सभा के निर्वाचित सदस्य, कौन? निर्वाचित सदस्य। क्या ये सारी चीजें आप लोग लिख लेंगे क्या? निर्वाचित सदस्य, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब बात आती है कि सर उपराष्ट्रपति, ये राज्यसभा का कौन होता है? पदेन अध्यक्ष। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। कौन होता है जी? पदेन अध्यक्ष होता है। कौन से आर्टिकल में लिखा है ऐसा? अनुच्छेद 64 में लिखा है। किस में? अनुच्छेद 64 में लिखा है। और इसी के लिए उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपए प्रति माह सैलरी दी जाती है। चलिए बहुत बढ़िया। आंसर हम लोग बात करेंगे, आगे चल लेते हैं। नेक्स्ट है भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? चलिए बताइए। ये मेरे नहीं है, ये प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस हैं। ये प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग इनको पढ़ते रहेंगे। चलिए बताते रहिए भैया। एक बच्चा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, मेरे लाल ये 1953 में ही बना था और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1955 में रिपोर्ट आई थी और इसको लेकर राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था। आप लोग ध्यान से पढ़ा करो। पुनर्गठन अधिनियम कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया था, एक्ट कब आया था? तब 1956 में एक्ट आया था, जिसके द्वारा बेटा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। कितने? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। ठीक है जी। चलिए उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे मेरे पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चल रहे थे। यहां पर विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र, तो आप कहेंगे सर लोकसभा कब बनी है? लोकसभा का गठन कब हुआ था? लोकसभा बनी थी मेरे लाल कब? 3 अप्रैल 1952 में। 3 अप्रैल 1952 में। राज्यसभा कब बनी थी? ये 17 अप्रैल 1952 में बनी है। कब? 17 अप्रैल 1952 में। आप कहेंगे सर 17 अप्रैल 1952 में बनी है। सर राज्यसभा कब बनी? राज्यसभा की अगर बात करेंगे तो राज्यसभा बनी 3 अप्रैल 1952 में। 3 अप्रैल 1952 में। अगर इन दोनों की बैठक की बात करते हैं तो इनकी बैठक एक ही दिन होती है। बैठक एक ही दिन होती है बेटा। कब? 13 मई 1952 में ही दोनों की बैठक हो जाती है। राज्यसभा का नामकरण कब किया गया? नामकरण इसे पहले हम किस नाम से जानते थे? तो इसे पहले हम जानते थे राज्य परिषद के नाम से। तो आप कह सकते हैं 23 अगस्त 1954 में इसका नामकरण किया गया है। तो इसका सही आंसर बैठक पूछी है, बैठक। तो दोनों की बैठक एक ही दिन होती है। दोनों की बैठक एक ही दिन होती है 13 मई 1952 में। अब प्रजातंत्र की बात हो रही है। भारत का विश्व का सबसे बड़ा संविधान अगर पूछ लेगा, विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसका है? सबसे बड़ा संविधान अगर पूछेगा तो आप कहेंगे सर सबसे बड़ा संविधान भारत का है। किसका है जी? भारत का। ठीक है। पूछेगा विश्व का प्रथम लिखित संविधान, विश्व का प्रथम लिखित संविधान किसका है? लिखित संविधान किसका होगा? तो आप कहेंगे सर यूएसए का। अगर पूछेगा एशिया में प्रथम लिखित संविधान किसका है? एशिया में प्रथम लिखित संविधान किसका होगा? प्रथम लिखित संविधान किसका होगा? प्रथम लिखित संविधान किसका है? तो आप कहेंगे जापान का। किसका? जापान का। ठीक है जी। किसका? जापान का। विश्व का सबसे छोटा संविधान किसका होगा? तो आप कहेंगे सर सबसे छोटा संविधान किसका होगा? छोटा संविधान किसका है जी? तो आप कहेंगे सर मोनाको का। किसका है? मोनाको। ये भी आप लोगों को लिख लेना चाहिए। ठीक है जी। ये भी आप लोगों को लिख लेना चाहिए। हाँ जी। चलिए आगे बात करते हैं। यहां तक लिख लिया। लोकसभा का जिक्र अनुच्छेद 81 में है और राज्यसभा का जिक्र अनुच्छेद 80 में है। ठीक है। आज हालांकि मैंने यही पढ़ाया है राज्यसभा। चलिए नेक्स्ट है शून्यकाल का अर्थ क्या है? शून्यकाल का अर्थ क्या है मेरे बच्चे? जल्दी से बता दीजिए।
शून्य काल का अर्थ जब विपक्ष का प्रस्ताव मान लिया जाए, जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए, सुबह और दोपहर के सत्र के मध्य का अंतराल, धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाए। तो शून्य काल प्रश्न काल के जस्ट बाद का समय, प्रश्न काल के जस्ट, देखिए प्रश्न काल के बाद अगर बात होगी प्रश्न काल, तो प्रश्न काल कब होता है, तो आप कहेंगे प्रश्न काल होता है जी 11 AM से लेकर 11 AM से लेकर, अगर मैं बात कर लूं, चलिए पहले इसके बारे में ही चर्चा कर लेते हैं, पहले इसके बारे में ही हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो आप कहेंगे जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय, जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय के लिए क्या किया जाए, चर्चा की जाए, क्या किया जाए, चर्चा की जाए। अब यहां पर बात ये आ गई सर, ये बताइए प्रश्न काल हम बात कर रहे हैं, 0 hour की बात कर रहे हैं, तो इसका समय कब से कब तक होता है, तो आप कहेंगे 12 PM से लेकर 1 PM तक का। अच्छा प्रश्न काल की अगर बात करें, आपने नाम सुना होगा तारांकित प्रश्न होते हैं, तारांकित प्रश्न होते हैं, अतारांकित प्रश्न होते हैं, और बेटा अल्पकालिक अल्पकालिक प्रश्न होते हैं। यही तो हमने पढ़ा है कि सर तारांकित प्रश्न कैसे समझा जाएगा कि ये तारांकित प्रश्न है। चलिए एक एक करके मैं बात कर लेता हूं कि सर तारांकित प्रश्न किसे कहते हैं, तारांकित प्रश्न किसे कहते हैं, तारांकित प्रश्न कहते हैं जिसके ऊपर स्टार बना हो, क्या बना हो, स्टार बना हो, और इसके जो उत्तर हैं, इसके उत्तर मौखिक दिए जाते हैं, उत्तर बेटा ओरली दिए जाते हैं, मौखिक रूप से दिए जाते हैं। ठीक है, इसमें एक सेशन में अधिकतम कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं, अधिकतम 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और तारांकित में ही बेटा इसकी सूचना कितने दिन पहले देनी होती है, तो 15 दिन पहले देनी होती है। ठीक है जी, ये तो हो गए तारांकित, 15 दिन पहले देनी होती है। अतारांकित प्रश्न कौन से होते हैं, अतारांकित प्रश्न कौन से होंगे, अतारांकित प्रश्न कौन से होंगे, ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर लिखित रूप में चाहिए, उत्तर लिखित रूप में चाहिए, किसमें चाहिए, लिखित रूप में, तो बेटा इनका उत्तर चाहिए, अतारांकित प्रश्न कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अतारांकित प्रश्न कहलाते हैं। अच्छा अल्प सूचना प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न, अगर मैं बात करूं अल्प सूचना प्रश्न कौन से होंगे, अल्प सूचना प्रश्न कौन से होंगे, तो आप कहेंगे सर ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर मौखिक या लिखित दिए जाते हैं, डिपेंड करता है अध्यक्ष पर, मौखिक या लिखित प्रश्न दिए जाएं, क्या दिए जाएं, लिखित प्रश्न दिए जाएं। ठीक है, और इनकी सूचना कितने दिन पहले दी जाती है अध्यक्ष को, तो 10 दिन पहले सूचना दी जाती है जी इनकी। चलिए तो सही आंसर आपने लिख लिया बी, क्या है जी, सही आंसर यहां पर होगा। चलिए आगे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। चलिए नहीं भैया स्पीड से नहीं चलेंगे, आराम से चलेंगे। भूकंप की तरंगों में कौन सी तरंगें सबसे ज्यादा विनाशकारी होती हैं, ठीक है, तो आप कहेंगे सर प्राइमरी सेकेंडरी में लव किया, लव मतलब लव तरंगें सबसे ज्यादा खतरनाक होती हैं, एल तरंगें। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बताइएगा सर इसका क्या आंसर हो जाएगा, कौन कौन बच्चा बता रहा है, तो आप लोग बताइएगा। हाँ जी, और मेरे लाल और आप लोग बताएंगे, तो यहां पर हम लोग बात करेंगे, जल्दी से बताइए। तो आप कहेंगे एल तरंगे, एल तरंगे को हम सतही तरंगे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सतही तरंग बोलते हैं। ये कौन सी, पी तरंगे प्राथमिक तरंगे होती हैं, ये कौन सी, प्राथमिक तरंगे होंगी, ये प्राथमिक तरंगे होंगी, और इन्हें हम अनुदैर्घ्य तरंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, हम अनुदैर्घ्य तरंग भी कहते हैं, अनुदैर्घ्य तरंग भी कहते हैं। ठीक है, उसी के तरह काम करती हैं। ये ठोस, द्रव, गैस तीनों में बेटा संचरित होती हैं, तीनों में प्रवाहित हो जाती हैं। जबकि बेटा अगर मैं एस तरंगों की बात करता हूं, एस तरंगों की अगर मैं बात करूं, तो आप कहेंगे सर जो एस तरंगे हैं, ये तरंगे द्वितीयक तरंग कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, ये द्वितीयक तरंगे कहलाती हैं। तो आप कहेंगे सर ये द्वितीयक तरंगे हो जाएंगी, और ये केवल और केवल किसमें, ठोस में ही गमन करती हैं, ये ठोस में ही गमन कर सकती हैं, ठोस में क्या कर सकती हैं, गमन कर सकती हैं, और ये तीनों में गमन करती हैं, ये तीनों में ही गमन कर सकती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो विनाशकारी होती हैं वो होती हैं बेटा सतही तरंगें, जिसे, हाँ जी बिल्कुल सिंपल सा है, हाँ जी
बहुत बढ़िया। हमने एक ट्रिक पढ़ी थी कि प्राइमरी सेकेंडरी में लव किया। लव मतलब सतही तरंगें होती हैं, एल तरंगें, लव तरंगें बोलते हैं जिनको, जो सबसे ज्यादा विनाशकारी, जैसे आज की डेट में लव है वो बहुत विनाशकारी है, ठीक है, वैसे ही ये तरंगें भी विनाशकारी हैं। चलिए आगे चलते हैं। माउंट एटना, जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित होगा? माउंट एटना ज्वालामुखी की बात हो रही है। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, हाँ जी, बहुत बढ़िया। ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, ये सारी चीजें आप लोगों ने यहाँ तक लिख ली होंगी, उम्मीद है। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। अब बात यहाँ पर आ रही है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि भैया माउंट एटना यूरोप का कहाँ? तो इटली में, और इटली में भी कहाँ? सिसिली द्वीप में। कहाँ पर? सिसिली द्वीप पर। ये आप लोग पढ़ लेंगे कहाँ पर है? सिसिली द्वीप पर। अच्छा, भारत की मैं बात करता हूं कि सर भारत में यहाँ पर एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेटा कौन सा? एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, तो आप कहेंगे भैया वैरन द्वीप में है मुखी, तो आप क्या कहेंगे? वैरन द्वीप। कौन सा? वैरन द्वीप। अब वैरन द्वीप की कहां पड़ता है? निकोबार में है, अंडमान निकोबार आप कह सकते हैं, अंडमान निकोबार आप लोग कह सकते हैं, अंडमान निकोबार, ठीक है, अंडमान निकोबार। चलिए ये हमने पढ़ लिया। अब बताइए इसके आने से क्या होता है? भूकंप आने लग जाते हैं, भूकंप आते हैं, और भूकंप जब आता है तो कौन सी गैस बढ़ जाती है? भूकंप के आने से कौन सी गैस की मात्रा बढ़ती है? रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाती है। किसकी? रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाती है। और यह भी आप लोग याद रखना कि इसका मेजरमेंट किससे किया जाता है? सीस्मोग्राफ से। किससे? सीस्मोग्राफ से इसका मेजरमेंट किया जाता है, तीव्रता मापी जाती है। क्या यहां तक आप लोग लिख रहे हैं इन सारी चीजों को? एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप लोग यहां तक ले सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, आगे हम लोग चल लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी जल्दी से बता दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो हम लोग बात कर रहे हैं सर विषुवत रेखा की, जिसे हम क्या बोलेंगे? विषुवत रेखा जिसको हम क्या बोलते हैं? कांगो नदी बोलते हैं। कांगो नदी, जिसे हम जायरो नदी भी, जायरे क्या बोलते हैं इसको? जायरे। क्या बोलेंगे? जायरे नदी भी हम लोग इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है। अब ये बहती कहाँ पर है? तो ये उत्तरी अफ्रीकी महाद्वीप में। कहाँ पर? उत्तरी अफ्रीकी महाद्वीप में, उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ पर? उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में बहती है, ठीक है, उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। अच्छा, यहाँ पर सबसे लंबी नदी कौन सी है उत्तरी अफ्रीका की? तो आप कहेंगे सर सबसे लंबी नदी की अगर मैं बात करूं, सबसे लंबी नदी, लंबी नदी तो कौन सी होगी? तो उत्तरी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी आप कह सकते हैं नील नदी है। नील नदी के बाद अफ्रीका की सबसे लंबी नदी हो जाएगी बेटा कांगो, जिसे जायरो भी बोला जाता है। अब बात आती है कि सर ये भूमध्य रेखा को, विषुवत रेखा को हम भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, भूमध्य रेखा भी हम बोलते हैं, भूमध्य रेखा, या इसको इक्वेटर लाइन भी हम कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेटर लाइन भी हम इसको बोलते हैं, इक्वेटर लाइन। तो यहां पर आप लोग लिखना इक्वेटर लाइन, ठीक है जी, ये सारी चीजें आप लोग लिख लेंगे, जल्दी जल्दी से बता दीजिएगा। अच्छा, ये कहां बहती है? दक्षिण अमेरिका में बहती है। क्या? दक्षिण अमेरिका में बहती है क्या? और ये 8 देशों में बहती है। कितने देशों में? 8 देशों में बहती है। आप कह सकते हैं सर 8 देशों में ये बहती है। कितने देशों में? 8 देशों में। चलिए सिंपल सी चीजें यहां तक आप लोगों ने लिख ली, जितने भी मेरे बच्चे हैं इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा जल्दी से। चलिए स्वीडन की राजधानी बता दीजिए, स्वीडन की राजधानी क्या होगी? स्वीडन की राजधानी आप लोग कहेंगे सर मैड्रिड। किसकी राजधानी है? स्पेन की। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। लग्जमबर्ग की राजधानी क्या है? लग्जमबर्ग वर्ग नगर, ठीक है जी, इसकी राजधानी हो जाएगी वर्न। वर्न किसकी राजधानी है? स्विट्जरलैंड की या किसकी? तो आप कहेंगे सर स्विट्जरलैंड की राजधानी है। किसकी? स्विट्जरलैंड, ठीक है जी, स्विट्जरलैंड हो जाएगा। क्या? स्विट्जरलैंड हो जाएगा जी। चलिए फिर बचा क्या? स्टॉकहोम बच गया, यही इसका सही आंसर होगा, यही इसका सही आंसर। लिखा है पटाका किस देश की राजधानी है? मैक्सिको में क्या चलता है जी? मैक्सिको में
क्या चलता है, तो आप कह देंगे कि मैक्सिको में क्या होता है, कौन कौन, पीसो चलता है, क्या चलता है मैक्सिको में, तो आप कहेंगे सर मैक्सिको में मैक्सिकन पैसो चलता है। क्या चलता है जी, इसको पैसो भी बोल सकते हैं, मैक्सिकन पीसो भी कह सकते हैं, मैक्सिकन पैसो। ठीक है। मकाऊ की अगर मैं बात करूं तो मकाऊ में क्या चलता है, पटाखा, तो सही आंसर तो यही हो जाएगा, पटाखा। क्या है, पटाखा। लाओ में लाओस कीप हो जाएगा या लाओ कीप हो जाएगा, लाओ कीप, आप कहेंगे लाओ कीप। अच्छा, पनामा की मैं बात कर लूं, पनामा में क्या चलता है, यूएस डॉलर चलता है। क्या चलता है, यूएस डॉलर। आप कहेंगे सर यहां पर क्या चल रहा है, यूएस डॉलर। सिंपल है, आगे चल लेते हैं जी। नेक्स्ट है कि 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्तांतरित किया जाता है। 100 रुपए के नोट पर, देखिए 1 रुपए के नोट पर, 1 रुपए के नोट की अगर मैं बात करूं, 1 रुपए के नोट पर कौन बेटा हस्ताक्षर करता है, तो आप कहेंगे सर वित्त सचिव। कौन करता है जी, वित्त सचिव करता है। और बाकी सब पर कौन करेगा, तो आरबीआई गवर्नर। अच्छा, आरबीआई की मैंने बात की थी कल, एक बच्चा बता रहा था सर आपने 1935 की जगह 1937 लिख दिया, जबकि मैं 1935 ही लिखता आ रहा हूं कि इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। वर्तमान गवर्नर कौन होंगे इसके, वर्तमान गवर्नर कौन होंगे, तो आप कहेंगे सर शक्तिकांत दास। कौन, शक्तिकांत दास। ठीक है जी, शक्तिकांत दास। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब होती है, कौन कौन बच्चा बता देगा, चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए। बहुत बढ़िया, शानदार, यहां तक आप लोगों को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। चलिए बता दीजिए कौन कौन बच्चा बता देगा, तो आप कहेंगे सर इसकी स्थापना कब की जाती है, तो एक फूड कॉरपोरेशन एक्ट आता है। क्या आता है बेटा, एक फूड कॉरपोरेशन, फूड कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन, फूड कॉरपोरेशन। ठीक है जी, क्या आ जाता है, फूड कॉरपोरेशन एक्ट आता है। ये एक्ट आया था 1964 में, और इसके बाद 14 जनवरी 1965 में, 14 जनवरी 1965 में स्थापना हो गई जी इसकी। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा, हेडक्वार्टर की बात करें तो नई दिल्ली में है। कहाँ पर, नई दिल्ली। लेकिन अगर पूछा जाएगा, जैसे एक बार पूछा गया था आपके दिल्ली पुलिस के एग्जाम में कि इसका प्रथम जिला कार्यालय कहाँ बना था, इसका प्रथम जिला कार्यालय कहाँ बना था, प्रथम जिला कार्यालय कहाँ बना था, जिला कार्यालय कहाँ बना था, तो आप कहेंगे सर तंजौर में बनाया गया था। कहाँ पर, तंजौर में बनाया गया था, तमिलनाडु में। कहाँ पर, तमिलनाडु में पहला जिला कार्यालय बना, जबकि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अब बात करते हैं सर वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन होंगे, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन होंगे फूड एफसीआई के, तो आप क्या कहेंगे सर, एफसीआई के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन होंगे, अशोक के मीणा, अशोक के मीणा, के मीणा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है फेमा का पूर्ण रूप क्या होगा, फेमा का पूर्ण रूप क्या है, तो आप कहिएगा जल्दी जल्दी से इसका क्या होगा। हाँ जी, तो आप क्या बता रहे हैं बेटा, इसका क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो आप कहेंगे सर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, तो सही आंसर आपका हो जाएगा ये एक्ट सर्वप्रथम कब बना था, 1973 में। उसके बाद इसमें संशोधन कब कर दिया गया है, संशोधन हुआ है 2000 में। कब हुआ, 2000 में इसमें संशोधन हुआ। ये किस लिए लाया गया था कि विदेशी व्यापार को और सुगम बनाने के लिए, विदेशी व्यापार को और बेटा सुगम करने के लिए या सुगम बनाने के लिए। ठीक है जी, बनाने के लिए। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब आंसर्स हैं यहाँ पर। हम लोगों ने बात कर ली है। 19वां प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है, चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए। बहुत शानदार, लाजवाब। चलिए लिखा है आप लोगों ने 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि भैया वाई.वी. रेड्डी हैं। अच्छा, ये किससे संबंधित थे, तो ये भी पूर्व आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं, पूर्व आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं ये,
पूर्व आरबीआई गवर्नर। अच्छा, ये गरीबी रेखा से सी रंगराजन समिति भी बनी थी, सी रंगराजन समिति, रंगराजन समिति का गठन किया गया था। सर ये समिति कब बनी थी? तो 2012 में। ये किसके लिए बनाई गई थी? तो गरीबी उन्मूलन के लिए, या गरीबी का आकलन करने के लिए। किसके लिए? गरीबी का आकलन करने के लिए, आकलन करने के लिए। चलिए, शांता कुमार की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम रह चुके हैं। कौन? पूर्व सीएम। या इनके बारे में एक क्वेश्चन और आ सकता है कि हिमाचल के प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम, प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम कौन थे? गैर कांग्रेसी सीएम कौन थे? सीएम मुख्यमंत्री, तो यही थे। अगर देश के प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम पूछा जाता, देश के प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम पूछे जाते तो आप कह देते मोरारजी देसाई। कौन? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई यहां पर सही आंसर होगा। क्या हो जाएगा? देसाई यहां सही आंसर होगा। अब बात करते हैं सर, वर्तमान में 16वां वित्त आयोग बन चुका है। 16वां वित्त आयोग, तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे बेटा कौन? अरविंद पनगड़िया। कौन हो जाएंगे? अरविंद पनगड़िया। आप कहेंगे अरविंद पनगड़िया साहब हो जाएंगे 16वें वित्त आयोग के। 15वें वित्त आयोग के हो जाएंगे एन के सिंह। ठीक है। 13वें वित्त आयोग के हो जाएंगे मेरे लाल कौन? विजय एल केलकर। चलिए, अब बात आती है वित्त आयोग का गठन कौन से आर्टिकल में है? अनुच्छेद 280 में। राष्ट्रपति करता है। कौन करता है जी? राष्ट्रपति करता है प्रत्येक 5 वर्ष बाद। राष्ट्रपति करता है प्रत्येक 5 वर्ष बाद। स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट है, कौन सा संगठन ऑपरेशन ग्रीन को क्रियान्वित करता है? ICAR करता है, SFAC करता है, नाबार्ड करता है, नेफेड करता है। चलिए, जल्दी जल्दी से बता दीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। कौन कौन बता रहा है? तो आप कहेंगे सर इसका सही आंसर क्या है मेरे लाल? तो आप कहेंगे सर नेफेड करता है। कौन करता है जी? नेफेड करता है। नेशनल एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है जी। चलिए, बहुत बढ़िया। अब बात आती है सर इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना कब होती है? नेफेड की स्थापना कब की जाती है? तो आप कह देंगे कि सर इसकी स्थापना हो जाती है मेरे लाल 1958 में। 2 अक्टूबर 1958 में गांधी जयंती के दिवस पर स्थापना हो जाती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है जी? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आप कहेंगे दिल्ली में। कहां पर है जी? दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। कहां पर? दिल्ली में। नाबार्ड हमने पढ़ ही लिया है, नाबार्ड की स्थापना ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। चलिए, नेक्स्ट है कि लिखा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC में कितने सदस्य होते हैं? देखिए, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये किसका? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं तो बोर्ड ने इसका जो आंसर एक्सेप्ट किया था, वो था 9। अब बात करते हैं सर प्रथम इसकी स्थापना कब हो जाती है? 1993 में इसकी स्थापना हो गई जी। 1993 में क्या हो गई? इसकी स्थापना हो जाती है। और प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? प्रथम अध्यक्ष की अगर मैं बात कर लूं तो आप कहेंगे सर कौन थे प्रथम अध्यक्ष? आप कहेंगे सर कौन थे बेटा? रंगनाथ मिश्रा। अच्छा, वर्तमान बता दीजिए। आप कहेंगे सर वर्तमान कौन हो जाएंगे? तो अरुण कुमार मिश्रा। कौन? अरुण कुमार मिश्रा। आप कहेंगे सर अरुण कुमार मिश्रा जी हो जाएंगे वर्तमान में। लेकिन अब बात करें कि वर्तमान संख्या कितनी होगी, तो वर्तमान संख्या है 13। कितनी है जी? 13। क्यों मैं ये बहुत बात कर रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बेटा एक तो अध्यक्ष होता है, 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, 6 बेटा इसके सावधिक सदस्य होते हैं। ठीक है, एक बेटा सावधिक सदस्य होता है। तो कुल मिलाकर 5 6 कितने हो गए? 11, और एक अध्यक्ष 12 और एक शाब्दिक सदस्य यानी कि 13 इसके कुल टोटल हो गए, 13 हो गए। चलिए, नेक्स्ट है रीजनिंग की क्लास होगी भैया, संदीप सर यहीं खड़े हैं। बिल्कुल होगी बेटा, वही है ना, थोड़ा थोड़ा लेट होती जाती है क्लास, तो ये भी उसी वजह से थोड़ा सा लेट हो जाती है। चलिए आगे बात करते हैं। हाँ जी,
बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। आगे बात करेंगे कपास औद्योगिक अनुसंधान में। बहुत जल्दी खत्म कर रहा हूं, 8 प्रश्न बचे हैं, बहुत जल्दी खत्म कर रहा हूं। तो आप कहेंगे कहां पर होगा, तो आप बता देना सर नागपुर में होगा। कहां होगा मेरे लाल, नागपुर में हो जाएगा। पंडित साबरमल शोध संस्थान कहां पर होगी, तो पंडित साबरमल शोध संस्थान कहां पर है, तो आप लोग ये बता देना पंडित साबरमल शोध संस्थान कहां होगी। तो आप क्या बताइएगा, आप कहेंगे भैया कहां है, जयपुर में। दिल्ली में क्या है, भारतीय मौसम विभाग, भारतीय मौसम विभाग कहां होगा, दिल्ली में हो जाएगा। भारतीय मौसम विभाग कहां होगा, दिल्ली में। अच्छा, मुंबई में क्या है, टाटा टाटा फंडामेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर होगा, दिल्ली में, तो सॉरी मुंबई में। ठीक है, ये आप लोग इसको नोट डाउन करें। हम्म प्यारे बच्चे नमस्कार। कैसे हो भाई सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। हालांकि मेरी क्लास अभी थोड़ी देर बाद है ही, तो मैं तो क्लास में आ ही रहा था, पर अजीत सर की क्लास चल रही थी। बस दो चीज़ें कहनी थी, तो मन था मैं अपनी क्लास में भी कह सकता था, लेकिन जब अजीत सर पढ़ा रहे होते हैं ना, तो मैं ऐसे ही गेट खोल के देख रहा था, तो वाकई में मैं इनके लिए दो चीज़ जरूर कहना चाहूँगा। तुम लोगों के लिए इतना जरूर कहूंगा कि अगर अजीत सर 1 घंटे क्लास ले रहे हैं ना इस समय, शायद ये अपने मुंह से कभी ना कहें, पर कम से कम 6 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे इस क्लास के पीछे मेहनत करके जरूर आ रहे हैं। प्यारे बच्चे, कहीं ना कहीं मैं सच बात बताऊं, बहुत दिन से हम साथ रहते हैं, बिल्कुल भाई भाई हैं, और बिल्कुल हमेशा स्टाफ में भी यहाँ साथ रहते हैं, एक बहुत अच्छी मित्रता भी है। ये बात जरूर कहूंगा कि मैंने आज तक शायद किसी बैच के लिए इतनी जबरदस्त तरीके से मेहनत करते हुए नहीं देखा जितनी मेहनत ये आपके लिए कर रहे हैं। आज सुबह भी मेरी इनसे बात हो रही थी कि सर आप किस तरीके से क्या चाह रहे हैं, तो इनका बस एक जवाब था कि कहने को मैं 30 क्वेश्चन बोर्ड पर करा रहा हूं, पर मेरा टारगेट यह है कि मैं एक क्लास में लगभग 100 से ज्यादा क्वेश्चन बच्चों को करा पाऊं। मैंने कहा जी ये कैसे संभव है? सर ने कहा कि मैं एक एक ऑप्शन को, यानी एक क्वेश्चन में अगर 4 ऑप्शन हैं तो चारों को ही डिस्कस करने की पूरी कोशिश करता हूं। प्यारे बच्चे, कहीं ना कहीं मैं यही कहूंगा कि अगर इतनी मेहनत आपके लिए कोई कर रहा है, तो फिर आपको भी हर चीज नोट करके बहुत शानदार तरीके से करनी चाहिए। बच्चे कह रहे थे भैया रीजनिंग की क्लास का क्या है? भैया रीजनिंग की क्लास सर की क्लास के बाद ही होगी। थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि हर एक ऑप्शन को सर डिस्कस कर रहे होते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। पर इतना जरूर कहूंगा कि वास्तव में जितनी मेहनत अजीत सर कर रहे हैं ना, मैं कहूंगा कि मेरे पास शब्द नहीं है, बस तुम ये समझ जाओ कितनी मेहनत कर रहे हैं। मतलब इस क्लास के पीछे 4 घंटे की तो वो मेहनत अजीत सर की होती है जो शायद आप लोगों को दिखाई नहीं देती, पर आप महसूस कर पा रहे होंगे कि इतना जबरदस्त कंटेंट अगर सर दे रहे हैं तो लाजवाब। जब कभी भी बातें होती हैं तो बस यही कहते हैं सर एक ही सपना है। जो लोग ये कहते हैं ना कि जीएस में क्वेश्चन पता नहीं कहां चला गया, मैं इस बार ये कहलवा दूंगा कि क्वेश्चन अजीत सर के प्रैक्टिस सेट से आया। और प्यारे बच्चे, अब से पहले यूपी पुलिस और बाकी परीक्षाओं में भी अजीत सर ने कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त डंका बजाया जीएस में। कहीं ना कहीं यही कहूंगा कि आप भी मेहनत करो, और बहुत सारा प्यार अजीत सर के लिए। एक बार कमेंट में अजीत सर जिंदाबाद सभी बच्चे लिख दो। मतलब लगना चाहिए कोई आदमी मेहनत कर रहा है तो ये तो कहीं ना कहीं पता है, लगना चाहिए कि हाँ मैं मेहनत कर रहा हूं, तो बच्चा कहीं ना कहीं सपोर्ट भी कर रहा है। प्यारे बच्चे, मेहनत करते रहो शानदार तरीके से। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार मेहनत कर रहे हैं अजीत सर। थोड़ी देर में रीजनिंग की क्लास के साथ मैं भी आप लोगों से मिलूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत अच्छा, जो शब्द मेरे लिए संदीप सर ने कहे, क्योंकि हम लोग दोनों साथ में ही बैठते हैं, हम लोग साथ में ही करते रहते हैं सारी चीज़ें। अब हम बात करेंगे क्लास की तरफ। ठीक है, अभी रीजनिंग की क्लास आप लोग ज़रूर ले लेना कि यहाँ पर अनचाहे को हम क्या बोलते हैं, स्पैम बोलते हैं। और सेंड करना क्या कहलाता है, सेंड करना बेटा स्पेमिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, स्पेमिंग कहलाता है। तो ये आप लोग ज़रूर याद रखना। चलिए थोड़ा सा हम जल्दी कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है, जल्दी जल्दी से आप लोग मुझे बता दीजिए। किस
सर इसका क्या आंसर होगा, और यहाँ पर आप लोग क्या क्या आंसर कर रहे हैं। देखिए 15 सितंबर को हम अभियंता दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके रूप में? अभियंता दिवस के रूप में मनाते हैं कि भैया इंजीनियर्स डे हम कब मनाते हैं, तो 15 सितंबर को। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। 2 सितंबर को हम क्या मनाते हैं मेरे लाल? 2 सितंबर को आप कह सकते हैं विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। विश्व नारियल दिवस यहाँ पर मनाया जाता है। विश्व नारियल दिवस हम लोग यहाँ पर मनाते हैं, विश्व नारियल दिवस। अच्छा 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व रेबीज दिवस के रूप में मनाया जाता है, रेबीज दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। चलिए बहुत शानदार, आगे चलते हैं कि हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने नई खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है? तो आप लोग कहेंगे ये बाबा योगी आदित्यनाथ ही कर सकते हैं, तो आप कहेंगे यहाँ पर कि सर जी उत्तर प्रदेश ने। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश ने नई भैया खेल नीति के तहत 14 क्या बनाए हैं, तो आप कहेंगे 14 क्या बनाए हैं बेटा इन्होंने, तो आप कहेंगे आप कह सकते हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूं एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं 5 हाई, अगर बात करेंगे 5 हाई सेंटर बनाए जाएंगे। क्या बनाएंगे? हाई परफॉर्मेंस ऐसे आप लोग लिखना भैया, हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाए जाएंगे। इसके तहत बेटा हर किसी को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा जो खिलाड़ी होगा। नेक्स्ट है, यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग बताएंगे, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उत्तर मध्य रेलवे के कितने स्टेशनों को शामिल किया गया? चलिए बहुत बढ़िया। अमृत भारत स्टेशन योजना की मैं बात करूं, इसके तहत भारत के लगभग 1309 स्टेशनों को शामिल किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के लगभग 55 स्टेशनों को शामिल किया गया है। और केवल उत्तर मध्य रेलवे स्टेशन की बात होगी तो आप कहेंगे उत्तर मध्य रेलवे स्टेशन की भी बेटा यहां पर बात होगी तो 45 स्टेशनों को शामिल किया गया है। कितने? 45 स्टेशनों को शामिल किया जाएगा। और प्रथम फेज की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे सर प्रथम फेज में 508 स्टेशनों को शामिल किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रही 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पुस्तक का संबंध किससे है? तो आप कहेंगे भैया मुकुंद नरवणे साहब से होगा। तो एम नरवणे रघुराम राजन आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, क्या रह चुके हैं? पूर्व गवर्नर यहाँ पर रह चुके हैं, तो आप लिख लेंगे। और इनके द्वारा एक बुक लिखी गई है, आई डू व्हाट आई डू। ठीक है जी, तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं सारी चीजों की हम लोग यहां पर चर्चा कर रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है जी, कौन पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं? आगे हम लोग यहां से चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि भैया हाल ही में SC ST, चलिए जल्दी से बता दीजिए, ST SC छात्रों के लिए योग्यश्री पेंशन किसने लॉन्च की थी? तो आप लोग क्या बता देंगे मेरे लाल? तो आप कहेंगे सर पश्चिम बंगाल ने लॉन्च की है। बिल्कुल, हाँ जी, बस खत्म कर रहा हूं बेटा, अभी रीजनिंग की क्लास आपकी होगी। तो लिखा है प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को महात्मा गांधी जी की याद में। कि सर महात्मा गांधी जी भारत कब आए थे? तो ये 9 जनवरी 1915 में भारत आए थे। ठीक है जी, चलिए 8 जनवरी को हम किस रूप में मनाते हैं? 8 जनवरी को हम अर्थ रोटेशन दिवस के रूप में मनाते हैं। अर्थ रोटेशन दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, इसको भी आप लोग लिख लेना। चलिए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आज के दिन विश्व यानी 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, विश्व हिंदी दिवस। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय पतंग दिवस कब
मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय पतंग दिवस हम लोग मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, और आप जानते हैं ये आपका एक होमवर्क होता है, और आप लोग ये भी जानते हैं मैं वर्दी वाले क्वेश्चन देकर जाता हूं जिनके आंसर मैं कल करवाता हूं आप लोगों से। ये तो आप मुझे आंसर में दे ही देंगे, और ये वर्दी वाले प्रश्न है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं, इनको आप लोग थोड़ा सा एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, और इनके आंसर मैं आप लोगों से कल पूछूंगा। तो ये आप लोग, मैं सामने से हट जा रहा हूं। चलिए बहुत बढ़िया, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग पहले, ठीक है। और मेरे जस्ट बाद अब रीजनिंग की क्लास होगी बेटा, 55 क्वेश्चन, 110 नंबर। तो मुझे लगता है सिलेक्शन में बहुत बड़ा योगदान आपका रीजनिंग का है। तो आप लोग रीजनिंग में जरूर आना, और रीजनिंग के बाद तो आपके साथ हैं ही, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। संदीप सर बहुत शानदार तरीके से करा रहे हैं, तो आप लोग अभी तुरंत उस क्लास में जरूर जुड़ जाना। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार अपना प्यार जरूर कमेंट में दिखा देना कि भैया आपको ये क्लास कैसी लगी। फिर मैं कल और इस पर नई मेहनत करता हूँ शानदार तरीके से। तो जय हिंद, जय भारत।